अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हम जानेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में, जिसका आगाज़ होता है 1320 से। और इस डायनेस्टी ने रूल किया इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में तकरीबन 100 साल तक। 1413 तक इस डायनेस्टी का जो रूल है वो रहा इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट पे। तो इसको हम आने वाले लेक्चर्स में इसको पूरा करेंगे। आज हम इसके जो फाउंडर हैं गियासुद्दीन तुगलक, उनकी बायोग्राफी का जायज़ा लेंगे और इस डायनेस्टी को ओवरऑल इसका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। ये जो हमारी सीरीज़ है ये दिल्ली सल्तनत के बारे में है। हम इससे पिछले लेक्चर्स में स्लेव डायनेस्टी को, खलजी डायनेस्टी को सीक्वेंस के साथ डिटेल में कवर करते आए हैं। अभी आज से हम तुगलक डायनेस्टी शुरू करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम इसको मुकम्मल करेंगे और इसके बाद सैयद और लोधी डायनेस्टी के बाद फिर हम मुग़ल एम्पायर की तरफ जाएंगे, जो कि 1526 से लेकर 1857 तक जारी रहती है। उसके बाद 1857 से लेकर ऑनवर्ड जो पाकिस्तान मूवमेंट है, जो हालात होते हैं, 1947 तक जाएंगे। और 47 के बाद पूरा पाकिस्तान अफेयर जो टिल 2021, उसको हम डिटेल से आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे, ताकि आपको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में चीज़ों का इदराक हो सके। ये है तुगलक डायनेस्टी। 1320 से इसका आगाज़ होता है, 1413 पे ख़त्म होता है। ये मुस्लिम डायनेस्टी थी, तुर्किक ओरिजिन की। और गाजी मलिक थे जिन्होंने, जो एक मिलिट्री कमांडर थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। इस जब उन्होंने तख्त पे कब्जा किया अंडर द टाइटल ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, तो गाजी मलिक ने ही अपना नाम बदल के गियासुद्दीन तुगलक रख लिया था आफ्टर अज्यूमिंग दी थ्रोन। और यहाँ से तुगलक डायनेस्टी का रूल स्टार्ट होता है। इसका जो पीक का पीरियड था वो कहा जाता है कि 1330 से 1335 तक था। और ये विकीपीडिया से हमने एक मैप लिया है जो कि शो करता है कि कहाँ कहाँ तक इनका रूल रहा है। इसमें सिवाय बंगाल के बाकी तमाम इलाके जो हैं वो इसका हिस्सा हैं। और इसकी ख़ास बात ये है कि साउथ तक भी आप देख सकते हैं कि तुगलक डायनेस्टी ने रूल किया हुआ है। और इसमें पाकिस्तान के इलाके सिवाय वेस्टर्न बॉर्डर को छोड़ के ये इलाके जो हैं ये इस 1335 में यहाँ तक ये इनके कब्जे में रहे हैं। तुगलक जो है वो गाजी मलिक ने अपना नाम, लगता ऐसे ही है कि उन्होंने अपना नाम मुंतखब किया हो। ये उनका लीनिएज से या उनका नस्ल का या ट्राइब का नाम नहीं लगता। ये उनकी एक एंसेस्ट्रल डिजिग्नेशन नहीं मालूम होती, बल्कि ये उनका उनका एक खुद चूजन पर्सनल नाम लगता है। और इसी के नाम से फिर तुगलक डायनेस्टी को रेफर किया जाता है। हिस्टोरियन जो है, आने वाले जो रूलर्स हैं आफ्टर 1413, उन सबको तुगलक रूलर्स या तुगलक डायनेस्टी कहते हैं। ये उस तरह का ट्राइब का नाम नहीं है, ये तुगलक ने शायद अपना पर्सनल नाम ही सेलेक्ट किया था। तो पिछले लेक्चर्स के सीक्वेंस के साथ आपको बताते चलें कि खुसरो खान ने, जैसा कि हमने बताया लास्ट लेक्चर में, कि खलजी, बहुत सारे खलजी डायनेस्टीज के जो रूलर्स थे या जो क्लेमेंट्स थे उनको मार दिया, खुद तख्त पे कब्जा कर लिया। वो एक स्लेव था, हिंदू था, बाद में उसने कन्वर्ट किया था, मुसलमान हुआ था। तख्त पे जब कब्जा हो गया तो यहाँ पे गाजी मलिक और खुसरो खान की आपस में जंग होती है। गाजी मलिक जो है वो मुख्तलिफ नेबरिंग गवर्नर्स की सपोर्ट लेता है और वो बगावत करता है, क्योंकि खुसरो खान का तो बेस है सच नहीं थी। लेकिन बहरहाल इनके दरमियान एक जंग होती है, क्योंकि तख्त जो है वो भी खुसरो खान हथिया चुका होता है खलजियों से। तो अब ये एक इंटरम टाइम था 2 महीने का, जिसमें बमुश्किल 2 महीने ही मौका मिला खुसरो खान को रूल करने का। गाजी मलिक हमलावर हुआ, जंग हुई। इस जंग में खुसरो खान भाग गया, बाद में मारा गया। तो इसके मरने के बाद गाजी मलिक ने थ्रोन पे जो है वो हुकूमत शुरू की और अपने आप को गियासुद्दीन तुगलक का खिताब दिया। और इनको तुगलक शाह भी कहा जाता है। यहाँ से तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होती है। ये इसके इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं। गियासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1325 तक रूल किया। इसके बाद उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक रूल किया। 1351 से 1388 तक
फिरोज शाह तुगलक ने रूल किया। तुगलक खान ने 1388 से 1389 तक इन्होंने किया। अबू बकर शाह फिर 1 साल तक मजीद 1399 से लेकर 1390 तक। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह 3 इन्होंने 4 साल तक रूल किया अराउंड। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए अलाउद्दीन सिकंदर शाह आए। फिर आखिर में नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक 1394 से 1413 तक रूल किया और यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी एंड होती है। आज हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने उस जंग का जिक्र किया जिसमें गाजी मलिक ने खुसरो खान को हरा दिया, दिल्ली की फोर्सेस को शिकस्त देके दिल्ली के थ्रोन पे कब्जा किया, खुसरो खान मारा गया और यहाँ से आगाज होता है तुगलक डायनेस्टी का। तुगलक ने अपना कैरियर एक छोटे से मुलाजिम की हैसियत से शुरू किया और फिर वहाँ पे ये घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज रहा या घोड़ों के रखवाले के लिए इसको मुकर्रर किया गया। फिर खलजियों की सर्विस में आया, वहाँ पे इसने अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाए और सलाहियतों के जोर दिखाने के बाद इनको ही शायद लगता यही है कि अलाउद्दीन ने इनको गवर्नर ऑफ मुल्तान बना दिया हो। लेकिन ये गवर्नर ऑफ मुल्तान बन गए और उसके बाद फिर ये इसको गवर्नर ऑफ दीपालपुर भी बनाया गया। तो हम बात कर रहे थे तुगलक गयासुद्दीन तुगलक की। तो गयासुद्दीन तुगलक दीपालपुर के गवर्नर बने और इन्होंने मुतअद्दिद मौक़ों पे मैनी टाइम्स मंगोल आर्मी को शिकस्त दी और ये मंगोलों के खिलाफ बहुत हार्श इकदाम उठाते थे। उनके सफ़ीरों के साथ उनको सख्त सजाएं देते थे और उनके प्रिजनर्स को बड़ी सख्त सजाएं देते थे। तो ये मंगोलों को इन्होंने कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब हमने चार्ज लिया एज सुल्तान ऑफ द डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी के तौर पे, तुगलक डायनेस्टी के सुल्तान के तौर पे बहुत सारे इनके इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस थे। नोबल जो थे उन वो बहुत ज़्यादा अयाश हो चुके थे बिकॉज ऑफ जो इससे पहले खलजी डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे मुबारक शाह, उनका कंडक्ट जो है वो ऐशत वाला था। नोबल भी उस तरह हो गए थे, ट्रस्ट वर्दी नहीं रहे थे, तो नोबल्स को भी कंट्रोल करना था। और फिर इससे पहले जो अलाउद्दीन ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया था वो ख़त्म हो चुका था, उसके बेटे मुबारक शाह ने उसको ख़त्म कर दिया था, तो उसको बिल्ड करना था। इसके अलावा बहुत सारे इशूज थे, तो इनको कैसे ओवरकम किया। गयासुद्दीन तुगलक ने एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई और कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन अंडर कल्टीवेशन आए। इसके लिए उन्होंने किसानों को बहुत सारी मराहत दी, किसानों को बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया, कैनाल सिस्टम मुतारफ़ करवाया, उनकी हालत बेहतर हुई जिनसे। और रेवेन्यू जो स्टेट रेवेन्यू था उसका रेट कम किए ताकि किसानों को मुश्किल ना हो। अगर कहीं फेमाइन आता था या कहीं पे उनकी पैदावार कम होती थी तो काफ़ी कंसेशन देता था, टैक्सेस नहीं लगाता था और काफ़ी बैलेंस्ड किस्म का इंसान था। फिर इसने उन नोबल्स को भी इनामात दिए जिन्होंने इनको हिमायत की थी बैटल अगेंस्ट खुसरो खान में। हालांकि अलाउद्दीन खलजी ने उन नोबल्स का सर कटवाया था जिन्होंने उसको सपोर्ट किया था। तो ये काफ़ी बैलेंस्ड था अपनी अप्रोच में। फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया कि आप पीजेंट्स के साथ लीनियंट रहें, उनसे उनसे ज़्यादती ना करें, जुल्म ना करें, वेलफेयर के ऊपर तवज्जो दें और ऑफिसर्स की इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के ऊपर तवज्जो दी कि आपको ऑनेस्ट होना चाहिए और जो ऑफिसर ऑनेस्ट नहीं होता था उसको बड़ी सख्त सजाएँ देता था। फिर इनका जो जस्टिस सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, स्विफ्ट था, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट थी कि ज़रूर सज़ा मिलती थी अगर कोई गलती करता था। तो इसके अलावा इन्होंने अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बनाए, रोड्स डेवलप किए, ब्रिजेस बनाई, पोस्टल सिस्टम को इम्प्रूव किया। हिंदुओं के अगेंस्ट ना तो ज़्यादा ये हाश था कि वो बिल्कुल ही खेती बाड़ी छोड़ दें और ना ही सॉफ्ट था कि वो रेबिलियन पे उतर आएँ। एक बैलेंस्ड अप्रोच थी। इन्होंने फिर अपने सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम देता था, वो उनके साथ बड़ा शफ़क़त का सलूक करता था और अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी इन्होंने बढ़ाई। फिर अपनी जो टेरिटरी थी इसको वरंगल की तरफ बढ़ाया जहाँ पे ककातिया किंगडम थी, उनको अपने साथ में लाया, उनको शिकस्त देके।
फिर ईस्ट बंगाल को इन्होंने अपने साथ मिला लिया मिलिट्री कैंपेन के बाद। वहाँ पे 2-3 भाई थे जिनकी आपस में झगड़ा चल रहा था बंगाल के तख्त के लिए, तो नासिरुद्दीन को सपोर्ट की, ईस्ट बंगाल को अनेक्स किया और वेस्ट बंगाल को अपनी वैसल स्टेट जो है वो बना दिया। इसके बाद 1325 में एक वाक़या होता है जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। 1325 में ये होता है, इब्ने बतूता के मुताबिक इनका बेटा जो मोहम्मद बिन तुगलक था, वो हिस्टोरियन ने ये भी लिखा है कि वो अपने बाप से नाखुश था, या एक्चुअली वाक़या ये होता है कि गयासुद्दीन तुगलक आते हैं वहाँ पे, और उस एक जगह पे उनकी रिसेप्शन के लिए एक वुडन पेविलियन तैयार किया जाता है, जहाँ पे आके वो अपने हाथी समेत आ जाते हैं। ये वुडन पेविलियन गिर जाता है और गिरने से ये खुद जाँ बहक हो जाते हैं और इनका छोटा बेटा भी उसमें उसका इंतकाल हो जाता है। इब्न बतूता के मुताबिक ये साजिश जो है वो इनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो या जवाना खान उनका नाम था, उसने की थी तख्त हथियाने के लिए। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन इस बात पे मुतफिक हैं कि ये कंस्पिरेसी मालूम होती है। ये उस तख्त से गिरते हैं और उस वुडन पवेलियन से गिरने के बाद ये फौत हो जाते हैं। इनका जो टॉम्ब है वो दिल्ली में है। तो ये था इनका रूल जो कि 5 सालों तक मुहित रहा, लेकिन इनके रूल में बहुत सारी रिफॉर्म्स भी हुई। हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और इस लेक्चर की तैयारी के लिए हमने विकीपीडिया, मुख्तलिफ बुक्स और डिफरेंट यूट्यूब चैनल से हेल्प ली है। होप आपको ये सीरीज़ जो है वो पसंद आ रही होगी। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।